स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 45 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ जानेंगे उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें एट लास्ट निर्णय लेने का अधिकार किसे है, तो वो है उच्चतम न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति के चुनाव में, और इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 71 है ना, 71 आर्टिकल के तहत दिया गया है उसे, है ना। 71 के 1 सब क्लॉज 1 के तहत ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात की गई है, CAG की बात की गई। इसका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक, 65 वर्ष तक की आयु तक। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा होगा पहला वाला, 6 वर्ष इसका समय होता है ना। तो ये हमारा होता है। कैग की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो ये होती है 148 अनुच्छेद नंबर 148 में कैग, है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है ना। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो पहला दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में स्थापित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में स्थापित किया गया था, है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अलग करके। दूसरा ये एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है, ये एक संवैधानिक निकाय है। 338 आर्टिकल नंबर 338 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत के अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुसूचित जाति के अधिकारों से संबंधित शिकायतों का निवारण हेतु अनुसूचित जातियों के हितों के उल्लंघन करने वालों को दंड भी देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अनुसूचित जाति जो आयोग है वो दंड नहीं देता है, वो गवाहों को बुला सकता है, उनके मध्य समन करा सकता है, लेकिन वो दंड नहीं दे सकता है। तो ये हमारा चौथा नंबर जो ऑप्शन होगा ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद नहीं है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है ना। तो संवैधानिक होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो संवैधानिक वो होता है जिसका संविधान में वर्णन होता है। अगर वो संविधान में उसका प्रावधान है तो वो संवैधानिक हुआ, और अगर संविधान में उसका प्रावधान नहीं है, उसको अलग से विधि किसी आर्टिकल का पालन कराने के लिए अलग से अधिनियम बना करके उसका प्रावधान किया गया है, तो वो होता है संविधिक। तो इनमें से लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है, मतलब किसका संविधान में डायरेक्ट वर्णन नहीं है। तो पहला दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये इनका वर्णन तो है। दूसरा RBI के गवर्नर, RBI के जो गवर्नर हैं वो रिजर्व बैंक RBI अधिनियम जो है, RBI अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर का प्रावधान किया गया है। RBI की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, है ना। ये एक वैधानिक निकाय है क्योंकि ये विधि द्वारा स्थापित है, ना कि ये संविधान में वर्णन है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो है रमा देवी, है ना। रमा देवी जो है भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है ना। इसके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी, कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राज्य वित्त आयोग एक है, राज्य वित्त आयोग की यहाँ चर्चा की गई है, तो ये क्या है। तो राज्य वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद नंबर 243 I के तहत की गई है ना। अनुच्छेद 243 I के तहत संविधान में की गई है, मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक, तो अपना ऑप्शन 3 जो ऑप्शन नंबर C है वो सही ऑप्शन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध निर्धारित करता है। केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध जो है कौन निर्धारित करता है, तो वो वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। वित्त मंत्रालय जो होता है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है ना। तो ये होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के वित्त आयोग के बारे में सही है ना। सही हमें कथन देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है वित्त आयोग के सदस्यों की पात्रता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा है वित्त आयोग पहला वित्त आयोग जो है 1951 में गठित हुआ था। तीसरा दिया गया है भारत के राष्ट्रपति 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट भारत की संसद को सौंपते हैं। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? भारत की संसद को सौंपते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, संसद को नहीं सौंपते, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर राष्ट्रपति जाके संसद में रखता है ना। तो हमारा पहला जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नंबर की पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा नंबर वाला कि हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जो सही आंसर होता है दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा सही आंसर हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से अग्रहीत है? किस देश से लिया गया है? कैग का पद जो है वो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, है ना। ब्रिटेन से कैग का पद लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन कौन सा है? कौन सा असत्य है, हमको ये चयन करना है। तो भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हरिलाल जेकनिया थे, ये बात बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश हैं तो वो है फातिमा बीबी। वो न्यायाधीश बनी थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, ये बात याद रखिएगा। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश, लंबे समय तक जो सेवारत थे मुख्य न्यायाधीश वो वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं। वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक उनका कार्यकाल रहा है। और लास्ट वाला है कि भारत के सबसे कम समय तक सेवारत न्यायाधीश N.V. रमन्ना जो वर्तमान में है वो है, तो वो तो बिल्कुल नहीं है, वो तो उनका तो कार्यकाल ही पूरा नहीं हुआ है अभी, है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो होता है वो सही ऑप्शन होता है ना। जो सबसे कम सेवारत मुख्य न्यायाधीश है वो हैं कौन? तो कमल नारायण सिंह है। कमल नारायण सिंह की ये बात आप याद रख लीजिएगा। कमल नारायण सिंह जो हैं उनका कार्यकाल सबसे कम रहा है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान में पहला तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के हमको चूज़ करना है कौन सा सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश, भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश शामिल है ना। दूसरा दिया गया सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश को मिला करके, और दूसरा जो दिए गए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होता है। दोनों कथन सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है ना। नियुक्ति की शक्ति मतलब नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है ना। तो कैसे हटाया जा सकता है? पहला दिया गया विधानसभा महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, ये बात बिल्कुल गलत है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, है ना। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। सिर्फ नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हटाया नहीं जाता। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, और जो डी नंबर दिए उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो हमारा सही आंसर है वो है सी नंबर है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 338 ए से संबंधित है? कौन सा आयोग 338 ए से संबंधित है? तो 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होता है। तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2004 को इनका गठन हुआ था, है ना। और एससी आयोग दोनों का एक ही दिन हुआ था ना। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ये संशोधन हुआ था। 89वां 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत एससी आयोग और एसटी आयोग को, राष्ट्रीय एससी और एसटी आयोग को, दोनों को अलग कर दिया गया था ना।
तो तभी से इनका गठन हुआ है। ये दोनों ही एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान में इनका वर्णन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्य सूचना आयुक्त के बारे में सही नहीं है ना। कौन सा वाक्य राज्य सूचना आयुक्त के बारे में सही नहीं है। तो पहला जो दिया गया है कि राज्य सूचना आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा दिया गया राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जाता है, मतलब पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तीसरा दिया गया राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्त को, है ना, राज्य सरकार को राज्य सूचना आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। और चौथा दिया गया है कि राज्य सूचना आयुक्त का गठन एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक अधिक से अधिक 10 सूचना आयुक्तों से मिलकर होता है ना। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है ना, कि राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। राज्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, उसको फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी, है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहले हम जान लेते हैं कितने कब मनाया था, तो 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था अभी ही, है ना। उसकी 2022 में क्या थीम रखी गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है ना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सिंथिया रेसेन जविंग, है ना। सिंथिया रेसेन जविंग को जो है वो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है ना। 2021 में पोषण विशेषज्ञ हैं जो भारतीय मूल के पोषण विशेषज्ञ शकुंतला हरक सिंह, है ना। थिलेस्टेड शकुंतला, इनका नाम थोड़ा सा अलग तरह का है क्योंकि भारतीय मूल के हैं लेकिन ये अमेरिकी वैज्ञानिक है ना। शकुंतला हरक सिंह और लास्ट में इनका जो नेम है थिलेस्टेड, इनका नाम है। इनको 2021 में दिया गया था। 2020 में किसे दिया गया था, तो अमेरिकी जो मृदा वैज्ञानिक है, ये भी भारतीय अमेरिकी है मृदा वैज्ञानिक रतन लाल ने ये पुरस्कार 2020 में प्राप्त किया था। तो 2022 के लिए आप सबसे पहले आप याद रखिएगा सिंथिया रेसेनजाविक, है ना, रेसेनजाविक, ये इन्हों 2022 में दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य में नॉर्थ इंडिया फूड शो का उद्घाटन किया गया है, तो मेघालय में नॉर्थ इंडिया फूड शो का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया। हाइड्रोजन टास्क फोर्स, है ना, मतलब हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देंगे और कार्बन को स्टॉप करेंगे। तो किस देश के साथ समझौता किया, तो जर्मनी के साथ अभी भारत ने समझौता किया है हाल ही में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, मतलब IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है ना। किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, तो LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, इसके द्वारा भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा IPO जारी किया गया है। जो LIC है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसकी स्थापना कभी थी, 1 सितंबर को हुई थी। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इसके अध्यक्ष जो है वो MR कुमार है। MR कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय है मुंबई में, है ना। तो ये हमारा होता है। अब आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। इसका सही आंसर आपको पता चलेगा कल की वीडियो में, जो आने वाली वीडियो होगी आगे, उसमें आपको सही आंसर बता दिया जाएगा, है ना। तो ये आपको बताना है। जो पिछला प्रश्न आपको दिया गया था, जल मेट्रो योजना कहाँ चलाई जा रही है, तो जल मेट्रो योजना जो है वो कोच्चि में चलाई जा रही है। जल मेट्रो योजना कहाँ चलाई जा रही है, कोच्चि में चलाई जा रही है। ये हमारे आज के प्रश्न होते हैं, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से आगे प्रश्न आते रहेंगे, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ये महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ सकते हैं, है ना। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लग रहा
हो कि ये उपयोगी है आपके लिए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।